कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी नटखट नेहा। मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलिए जल्दी से जान लेते हैं अगले भाग में क्या हो रहा है। विवेक की आंखों से बेतहाशा आंसू बहते रहे। रूही को अभी तक होश नहीं आया था। वो उसके माथे को चूम लेता है और बहुत दर्द से कहता है, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। अगर यहाँ रुका तो अपने दिल को समझा नहीं पाऊँगा। अपनी भावनाओं में बहकर तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूँगा और यही डर सता रहा है मुझे रूही। तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हें कितना चाहता हूँ। तुमसे दूर जाने का सोचकर ये दिल धड़कना बंद कर देता है। वो रोते हुए ये सब कुछ कह रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहकर रूही के गालों पर गिरते हैं। वो फिर से उसके माथे को चूम लेता है और फिर से कहता है, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें यूँ कमज़ोर छोड़कर जा नहीं पाऊँगा और यहाँ रहकर मैं खुद को तुमसे दूर नहीं कर पाऊँगा। ये तड़प मुझे पागल कर रही है रूही। वो बेड से उठकर जाने ही लगता है कि रूही उसका हाथ पकड़ लेती है। वो होश में लौट आई थी, बस विवेक की बातें सुन रही थी, उसके दर्द को महसूस कर रही थी और उसके दर्द को अपने दिल में महसूस करते हुए वो बहुत इमोशनल सा महसूस कर रही थी। विवेक पलट कर देखता है तो रूही थी। उसने अपनी नमी भरी आंखों से उसे देखा। आंखों के कोनों से आंसू उसके बहने लगे थे। उसने बहुत इमोशनल होकर कहा, आपको एक मौका चाहिए ना, हम देते हैं आपको मौका, छोड़कर मत जाइए मुझे। पहले करण हमें धोखा देकर चले गए। हमसे वादा किया था उन्होंने, पूरी ज़िंदगी हमारा ध्यान रखेंगे। हमें दर्द और तकलीफ़ में छोड़कर चले गए और पलट कर भी नहीं देखा कि हम कैसे हैं, ज़िंदा भी हैं या मर गए। भगवान ने हमारी झोली में शायद दर्द के सिवा कुछ भी नहीं लिखा। तभी तो आप भी हमें छोड़कर जाना चाहते हैं। मैं जानती हूँ विवेक, मैंने आपके साथ गलत किया, पर मेरे साथ गलत नहीं हुआ क्या? क्या मेरे साथ सब ठीक था? आप ही बताएं, मेरी क्या गलती है? मेरे साथ जो कुछ हुआ क्या मैंने उसे खुद की चुना है? नहीं ना, मैंने तो प्यार चुना था, पर मुझे दर्द मिला। क्या मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत करण की थी ना, तो तब वो मेरे पास थे ही नहीं। और जब मेरा दिल आपके प्यार को समझने को लग गया है, आपको मजबूर कर रहा है कि मुझे छोड़कर ना जाइए, तो आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। आप भी तो वही कर रहे हैं ना, मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हैं। वो पता नहीं क्या बोल रही थी, वो बहुत रो रही थी और रोते रोते बोले जा रही थी। विवेक रूही के अंदर भरा हुआ दर्द देख सकता था। वो दर्द से तड़प कर कहता है, रूही। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया तो रूही उसे देखने लगी। मैं जानता हूँ ये सही नहीं है, मैं गलत कर रहा हूँ, पर मुझे जाने दो रूही। तुम्हें दर्द में देखकर मैं खुश नहीं रहूँगा। तुम मुझे मौका सिर्फ इसलिए दे रही हो क्योंकि तुम मुझ पर तरस खा रही हो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी भावनाएं नहीं हैं, कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। तुम मुझ पर तरस खाकर मुझे मौका देने के लिए तैयार कैसे हो गई हो? मेरा तुम्हारे पास आना तुम्हें कांटे की तरह चुभता है और ये बात मुझे अंदर ही अंदर तोड़ कर रख देती है। मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं तुम्हें दर्द दे बैठूँगा और हम दोनों ही दर्द को अपने अंदर समा लेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था। रूही ने अपने हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। विवेक गलत था। वो उस पर तरस नहीं खा रही थी, बल्कि उसके दिल से उसे मौका दे रही थी। वो उससे प्यार को समझने का मौका दे रही थी। विवेक तो इतने दर्द में था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रूही की आंखों में उसके लिए प्यार था, मोहब्बत थी। वो समझ ही नहीं पाया कि आज रूही उसके लिए तड़प रही थी। रूही ने विवेक के लिए प्यार को शायद धीरे धीरे अपना लिया था। रूही का दिल रो रहा था। वो कैसे उसे जाने दे? वो विवेक को कैसे समझाए कि वो उस पर तरस नहीं खा रही? वो उसे कैसे बताए कि वो उसे अपना मानती है? विवेक क्यों नहीं समझता रूही की बातें? वो कैसे बताए कि वो उसे करीब आने से रोकती नहीं है, उसे नहीं चुभता, बस वो डरती है विवेक को खो देने से। वो समझ नहीं पाती कि अगर दोबारा से सब वैसा ही हो गया तो वो क्या करेगी। उसने अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया, जी भरकर रो ली। शायद ये उसकी किस्मत में था, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब उसकी ज़िंदगी में जो भी लिखा था, जो भी होना था, वो होकर रहेगा। उसे सच में शायद विवेक से प्यार हो गया था। वो उसकी भावनाओं को समझ नहीं पा रही थी और वो अपनी फीलिंग्स को भी नहीं समझ पा रही थी। वो खुद के प्यार को झुठला रही थी। करण को गए 1 साल बीत गया। वो लौटकर नहीं आएगा।
रूही बुरी तरह थक चुकी थी, हार चुकी थी। वो खुद को इमोशनल होने से रोक नहीं पा रही थी। वो बहुत ही टूटा हुआ महसूस कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ मीरा जी रूहान को सुला देती हैं। शाम का वक्त था। वो राकेश जी की तरफ देखकर कहती हैं, मुझे ना बच्चे कुछ ठीक नहीं लग रहे। विवेक और रूही का यूं बेहोश होना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या इन दोनों में झगड़ा हुआ है? आप बात क्यों नहीं करते विवेक से? तो राकेश जी कहते हैं, चिंता मत करो, मैं करता हूँ बात। वैसे भी आज उसने कहा है कि शाम को उसे कोई ज़रूरी बात करनी है, तभी तो मुझे भी जल्दी बुला लिया ऑफिस से। देखते हैं क्या बात करनी है। और मुझे नहीं लगता झगड़ा होगा। दोनों समझदार बच्चे हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तुम परेशान मत हो। तभी मीरा जी फिर से कहती हैं, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, पर आप डिनर टेबल पर इस पर बात कर लेना, मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। तभी उनकी नज़र रूही पर गई, जो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसका चेहरा ही बता रहा था कि वो रो कर आई है। वैसे तो उसने मुंह धो लिया था, पर उसकी वो लाल आंखें और सूजी हुई आंखें ये बताने के लिए काफ़ी थी कि उसने कितना इमोशनली खुद को टूटा होगा। किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि फिर से उसे रुलाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। रूही बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई लग रही थी। उसने मीरा जी की गोद से रूहान को लेते हुए कहा, माँ पापा, क्या मैं थोड़े दिन के लिए रूहान को लेकर अपने मम्मी पापा के घर चली जाऊँ? उसका ये एकदम से कहना सबको हैरान कर गया। कोई समझ ही नहीं पाया कि क्या होगा। वो कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि उसका चेहरा बता रहा था कि वो अभी दोबारा से फिर से रो देगी। वो बहुत ही कमज़ोर सी लग रही थी। और मीरा जी राकेश जी हैरानी से देख रहे थे कि रूही को हुआ क्या है। रूही की बातें हैरानी भरी तो थी, पर क्या ही होता। राकेश जी तभी कहते हैं, क्या हुआ है? अगर तुम्हारा मिलने का मन है तो मैं खुद ले जाऊंगा तुम्हें मिलाने, पर वहाँ जाकर क्यों रहना है बच्चा? हमारा बिल्कुल दिल नहीं लगता रूहान के बिना। उन्होंने बहुत ही खुशी से ये बात कही थी, शायद रूही का मन ठीक हो जाए। रूही ने बस अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में नमी थी, जो उसके गालों पर आ जाती, क्योंकि वो उन्हें बता नहीं पा रही थी कि अभी अभी कमरे में क्या हुआ है। विवेक कितनी बड़ी बात कह के गया था कि वो उसे छोड़कर जाना चाहता है। शाम का वक्त था। सब लोग हॉल में बैठे थे और चाय पी रहे थे। बहुत ही बातें कर रहे थे। काव्या की वीडियो कॉल आई हुई थी। वो अपने बच्चों के साथ काफ़ी व्यस्त हो गई थी, पर रूही बहुत ही गुमसुम बैठी थी। नोटिस तो सब कर रहे थे, पर किसी को पता नहीं था कि रूही और विवेक के बीच बहुत कुछ हो चुका था। दोनों ने ही बहुत बड़ा फैसला कर लिया था। रूही ने क्या ही किया है, जो भी किया विवेक ने किया है। रूही से तो उसने पूछा भी नहीं कि उसके मन में क्या चल रहा था। काव्या ने उनसे फ़ोन पर बात करते हुए फ़ोन काट दिया था, पर उसने रूही की आंखों को पढ़ लिया था। उसकी आंखों में उदासी थी। सबके सामने वो कुछ बोल भी नहीं पाई। रूही का दिन भी अपने बच्चे के साथ ही बीतता था, और काव्या का भी। रूही अपने होश में नहीं थी, वो गुम थी किसी सोच में। कि तभी घर की डोरबेल बजती है। घर की नौकरानी शन्नो ने जाकर डोर खोला। सामने कल्पना जी और वैभव खड़े थे। उन्हें देखकर सब हैरान थे। शन्नो बहुत ही खुश होकर कहती है, अरे मासी जी, आप इतने जल्दी? कल्पना जी और वैभव अंदर आ जाते हैं, सबसे नमस्ते करते हैं। वैभव विवेक को ढूंढ रहा था, जो वहाँ था ही नहीं। वो बहुत ही प्यार से पूछता है रूही की तरफ देखकर, भाभी विवेक कहाँ है? रूही ने रुआसी सी आवाज़ में कहा, वो अपने कमरे में है। वो शायद गुम थी किसी सोच में। बिना सोचे समझे ही उसने जवाब दे दिया था। सब लोग सोच रहे थे कि इसे क्या हुआ है। रूही बहुत ही ज़्यादा चुप थी। वो बहुत ही गुम थी, किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। वैभव ऊपर सीढ़ियों से होते हुए विवेक के पास चला गया तो कल्पना जी वहीं बैठ गई। उन्होंने रूहान को अपनी गोद में ले लिया। सामने बैठी रूही की आंखों में नमी वो देख सकती थी, पर अभी वो कुछ भी नहीं कहती, बस चुप रहती हैं। जैसे ही स्टडी रूम में पहुंचा तो सामने विवेक टिककर सोफे पर लेटा हुआ था। आंखों में आंसुओं के निशान साफ बने हुए थे, जो उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। वो कितने दर्द में था, उसके चेहरे पर वो दर्द दिखाई दे रहा था। वैभव ने जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो विवेक ने आंखें खोलकर उसे देखा। उसकी सूनी आंखों में दर्द के सिवा कुछ भी नहीं था। एकदम से वो खड़ा हुआ और उसे गले लगा लिया और रोने लगा। शायद विवेक वैभव के सामने खुद को कमज़ोर पड़ता हुआ देख सकता था। वो उसका भाई था, वो उसके दर्द को समझता था। वो उसकी इस एक तरफ़ा मोहब्बत को भी समझता था, जो बहुत ही मुश्किल होती है। वो उसकी उस अधूरी कहानी को भी समझता था, जो उसे तकलीफ़ दे रही थी। वैभव ने भी उसे गले लगा लिया, क्योंकि वो जानता था इस वक्त विवेक को बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ महसूस हो रहा था।
जब विवेक शांत हुआ तो वैभव ने लंबी सी सांस लेकर कहा, दोबारा से सोच लो, जो तुम करना चाहते हो वो सही है या गलत, क्योंकि तुम बहुत बड़ा फैसला लेने की बात कर रहे हो। और सोचा है मौसा जी और मौसी को क्या जवाब दोगे, उससे भी ज़्यादा भाभी की माँ और पिता को क्या कहोगे। वादा किया था 1 साल पहले कि तुम रूही का ख्याल रखोगे, उसके बच्चे का ख्याल रखोगे। विवेक अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, यार मुझे किसी से कुछ भी नहीं कहना, मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए। बस मुझे इतना पता है कि अब मैं अपने आप को उस पर थोप नहीं सकता, इस रिश्ते को उस पर थोप नहीं सकता। ये रिश्ता 1 साल से बस ज़बरदस्ती चलता आ रहा है। वो मुझसे प्यार नहीं करती, ये बात सबको समझनी होगी। मैं उसके लिए उतना इम्पोर्टेंट कभी भी नहीं था। इस 1 साल में भी उसने मुझे नहीं अपनाया। वो आज भी वहीं खड़ी है जहाँ भाई उसे छोड़ कर गए थे, और ये उसके लिए गलत है। मैं इस रिश्ते को और थोप कर उस पर बोझ नहीं बनना चाहता। विवेक बहुत ही ज़्यादा दर्द में था। उसने फिर से कहा, वो भूल जाएगी, वो रूहान के साथ खुश रहेगी। वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है, उसे रोता हुआ मैं देख नहीं सकता। वैभव बहुत ही गुस्से से कहता है, तू पागल हो गया है। तूने सोचा है कभी वो कैसे जिएगी। ये एक तरफा मोहब्बत ना जीने देती है ना मरने देती है। ऐसा ना हो तेरी मोहब्बत को भूलकर वो तुझसे नफरत करने लगे। तू क्यों कर रहा है ऐसा। उसे छोड़कर जाते हुए तुझे भी उतनी ही तकलीफ होगी जितनी कि तू उसे देने की सोच रहा है। विवेक की बात सुन वैभव ने फिर से कहा, रूहान की क्या गलती है, उस बच्चे का क्या कसूर है। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी की कोई गलती नहीं है, गलती बस मेरी है कि मैंने रूही से प्यार किया और मेरी एक तरफा मोहब्बत उस पर अब हावी होने लगी है, और ये उसके लिए गलत है। विवेक की जिद के सामने वैभव की एक नहीं चली। वो समझा समझा कर थक चुका था, पर कहाँ ही विवेक सुनने वाला था। शायद वो अपना फैसला कर चुका था, एक ऐसा फैसला जो आगे जाकर बहुत भारी पड़ने वाला था। दोनों डिनर पर आ गए थे। सब लोग डिनर टेबल पर बैठे अपना खाना खा रहे थे। रूही सबके लिए खाना परोस रही थी। विवेक को उसने देखा, चुपचाप से खाना परोसने लगी। उसने एक शब्द नहीं कहा। विवेक की भी आंखें सूजी हुई थी और ये चीज़ घर वाले नोटिस कर रहे थे। रोहन अपनी दादी की गोदी में खेल रहा था। राकेश जी विवेक की तरफ देखकर कहते हैं, आज तुमने सारा दिन घर से काम किया, कभी तुम पूरा दिन ऑफिस में काम करते हो, तुम्हारा कुछ समझ ही नहीं आता। इतना काम क्यों बढ़ा रखा है, किसी को रख क्यों नहीं लेते सब हैंडल करने के लिए। सारा प्रेशर खुद पर लेने की क्या ज़रूरत है। विवेक बिना उन्हें देखे ही कहता है, मुझे आप सबसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसके इस तरह कहने ही रूही के हाथ जैसे कांप गए। सबकी नज़रें जैसे विवेक पर आकर टिक गई थी। विवेक ने बहुत हिम्मत करके कहा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। उसकी बात किसी को समझ नहीं आई सिवाय वैभव और रूही के। राकेश जी को तो समझ नहीं आया कि वो किस बात का जिक्र कर रहा है। वो थोड़ा सा हंसते हुए कहते हैं, कहाँ जाना है तुम्हें, घूमने का प्लान कर रहे हो। तो ऐसा करना, रूहान और रूही को भी ले जाना। सारा दिन घर पर ही रहती है रूही, उससे भी घूमने का मन होगा। पता नहीं क्यों पर मीरा जी को बुरा होने का अंदेशा हो रहा था। वो अपने बेटे को देख रही थी जो आंखें नहीं मिला रहा था। विवेक ने फिर से हिम्मत करके कहा, मैं हमेशा के लिए लंदन जाना चाहता हूँ, वो भी अकेला। एकदम से ये माहौल बहुत ही डरावना हो गया। विवेक ने जैसे ही ये कहा सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। किसी को समझ ही नहीं आया कि ये मजाक था क्या। विवेक फिर से कहता है, मैं वहीं से सारा बिजनेस संभाल लूँगा और अब मैं इंडिया वापस नहीं आना चाहता। उसने बहुत हिम्मत बटोरी थी इतनी बड़ी बात कहने के लिए, इतनी बड़ी हिम्मत कि शायद अब दोबारा वो बोल भी ना पाए। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। राकेश जी एकदम से गुस्से से कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या बक रहे हो, तुम्हें पता भी है अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हो। बहू और बेटे को छोड़कर क्यों जाना है तुम्हें। तुम दोनों की लड़ाई हुई है तो ये क्या मतलब है, लड़ाई हुई तो सॉल्व कर लो। कि तभी एकदम से विवेक गुस्से से कहता है, ये मेरा आखिरी फैसला है डैड, मैं अब इंडिया में नहीं रुकना चाहता। मैं जाना चाहता हूँ और हमेशा के लिए। अगर मैं गया तो लौटकर वापस इंडिया नहीं आऊँगा। दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। सब लोग एकदम से हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। जी इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने गुस्से से एक थप्पड़ विवेक के चेहरे पर ही जड़ दिया। रूही के हाथ से सब्जी का बर्तन ही छूट गया। वो एकदम से विवेक के आगे आकर खड़ी हो गई और रोते हुए कहती है, पापा हमारी गलती है, हमारा झगड़ा हुआ है इनसे, इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं। राकेश जी उसे हटाते हुए कहते हैं,
रूही बेटा तुम हटो, मुझे पूछना है ऐसे क्यों बकवास कर रहा है ऐसी, क्यों जाना है इसे इंडिया से दोबारा से, क्या हुआ क्या है। विवेक भी रूही को अपने पीछे करते हुए कहता है, क्योंकि मैं उसे आज़ाद करना चाहता हूँ इस दिखावे के रिश्ते से, इस बोझ भरी ज़िंदगी से। मैं उसे आज़ाद करना चाहता हूँ अपने रिश्ते से। ये रिश्ता सिर्फ बोझ है उस पर। उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा था जो सबके कानों में किसी धमाके की तरह हुआ था। दुनिया के लिए शायद हम पति पत्नी होंगे, लेकिन कमरे में हम सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो सिर्फ इस बोझ भरे रिश्ते को काट रही है, वो ज़बरदस्ती के रिश्ते को निभा रही है, और मैं उसे आज़ाद कर देना चाहता हूँ ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सके। वो कब तक इस रिश्ते को बोझ की तरह अपने ऊपर ढोती रहेगी, और मैं और वो कभी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। विवेक की बातें कांटे की तरह रूही के दिल को चुभ रही थी। वो बहुत रो रही थी, वो इमोशनली टूट रही थी, पर वो विवेक को समझा नहीं पा रही थी। विवेक का दर्द उभर कर बाहर आ गया था, जो शायद इतने सालों से उसके अंदर दफन था। बहुत कुछ टूटने को था। सब लोग बहुत गुस्से थे, क्योंकि विवेक ने इतनी बड़ी बात जो कह दी थी। क्या था उसके अंदर, टूटा हुआ था सब कुछ। दूसरी तरफ उस हॉस्पिटल में ऊपर के बड़े वार्ड में आज उस कमरे में एक भी ज़रा भी गंदगी नहीं थी। मानव मुंह फुलाए सुबह से बैठा हुआ था। उर्मिला जी खाने की प्लेट आगे करते हुए कहती हैं, बेटा खाना खा लो, क्यों जिद कर रहे हो। मानव दूसरी तरफ चेहरा करते हुए कहता है, मैं खाना नहीं खाऊंगा माँ, आप मेरी प्रिंसेस को लेकर आओ अभी के अभी। कितना वक्त हो गया मुझे उससे मिले, हमें यहाँ आए भी कितना वक्त हो गया। मुझे मेरी प्रिंसेस को देखना है अभी के अभी। उर्मिला जी बहुत परेशान होकर कहती हैं, पर मुझे तुम्हारी प्रिंसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, कहाँ से ढूंढ कर लाऊं मैं तुम्हारी प्रिंसेस को। तो मानव मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, पर मैंने तो ड्राइंग बनाकर दी थी ना आपको। उर्मिला जी ने उस ड्राइंग की तरफ देखा जो किसी बच्चे की ड्राइंग लग रही थी। उन्होंने लंबी सांस लेकर कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं जल्दी ही तुम्हारी प्रिंसेस को ले आऊँगी, वादा करती हूँ। अब जल्दी से मेडिसिन खानी है तो खाना खा लो। मानव को बहुत मनाने के बाद उसने खाना खाया और मेडिसिन खा ली। उर्मिला जी ने उसे अच्छे से सुला दिया, और उसके बाद वो बाहर फैले अंधेरे को देखने लगी, जो तारों को रोशनी में टमटमा रहा था। उन्होंने लंबी सी सांस लेकर कहा, तुम पूरी दुनिया भूल गए हो, लेकिन आज भी तुम्हें वो लड़की याद है। वो तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होगी। पता नहीं वो कहाँ है, मुझे उसका चेहरा भी पता नहीं। पता होता तो कब से तुम्हारी प्रिंसेस को ढूंढ कर ले आती। काश तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारी प्रिंसेस तुम्हारे पास आ जाए। मैं बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी प्रिंसेस मिल जाए। तो वहीं दूसरी तरफ हर कोई विवेक को गुस्से से देख रहा था। रूही सिर झुकाए रो रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, टूटा हुआ सा। पर क्या गलत कहा विवेक ने, वही तो रूही उससे दूर रहती है। रूही ने तो हमेशा विवेक को खुद को दूर किया, तो आज फिर वो किस तरह पेश आ रही थी। अगर विवेक के शब्द सच्चे थे तो उसे तकलीफ क्यों हो रही थी। मीरा जी विवेक को देखकर गुस्से से कहती हैं, अपने शब्दों का चयन करो विवेक, क्या बोल रहे हो। रूही के लिए ये रिश्ता बोझ कैसे हो सकता है। तुम दोनों की शादी हम सब ने मिलकर इसलिए नहीं कराई कि तुम उस लड़की को इस तरह कहो। मीरा जी की बातों में गुस्सा था, पर वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं होने दे सकती, क्योंकि इसके बाद विवेक और रूही दोनों ही टूट कर बिखर जाएंगे। विवेक अब कभी आगे नहीं बढ़ेगा। रूही उसकी मोहब्बत है, उसका पागलपन और जुनून है। वो रूही के अलावा कभी किसी से प्यार करेगा ही नहीं। रूही ही उसकी ज़िंदगी है, और अब रूही के बाद वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और रूही, उसका क्या, उसकी ज़िंदगी और कितने इम्तिहान लेगी उसके। मीरा जी फिर से गुस्से से कहती हैं, अगर तुम दोनों का झगड़ा हुआ है तो जाकर अपने कमरे में निपटाओ। यहाँ तमाशा करने की तुम दोनों को कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम से शोर की वजह से रोहान रोने लगता है, जो मीरा जी की गोद में था। रूही जाकर उसे लेने लगती है कि तभी मीरा जी कहती हैं, पहले मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। उनकी बातों में आज इतनी नाराज़गी थी जो सब लोग समझ सकते थे। क्या होगा आगे? क्या विवेक चला जाएगा हमेशा के लिए रूही को छोड़कर? नहीं, क्या उसकी कहानी अधूरी रह जाएगी? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।